नमस्कार साथियों, मैं दिवाकर कुमार द्विवेदी, पश्चिमी चंपारण निवासी, किसान पुत्र। मेरे पिताजी किसानी करते हैं। किसान के समाज से आने वाला मैं दिवाकर कुमार द्विवेदी पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। देश की जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि 1947 से लेकर 2020 तक की अगर सरकारी नौकरियों का आंकड़ा देखा जाए राज्य और केंद्र सरकार का, तो इससे मूल रूप से स्पष्ट होता है कि समाज में हर एक व्यक्ति के पास, हर एक परिवार में सरकारी नौकरियां नहीं है। अगर सरकारी नौकरियां किसी गांव में है भी तो उस गांव की जनसंख्या के लगभग 1% से भी कम है। इस स्थिति में ये देश, जिस देश की जनसंख्या का 70% हिस्सा किसानी पे निर्भर है, खेती पे निर्भर है, धान, चना, गेहूं, मक्का, गेहूं पे निर्भर है, उस देश में किसानों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। जो भी टूटी फूटी भाषा होगी उसके साथ मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन भारत का संविधान ने मुझे अधिकार देता है, आज तक न जाने बीजेपी सरकार में अधिकार दिया जाएगा या इस अधिकार को भी छीन लिया जाएगा। कहा गया है कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को बदलना चाहिए। आज मैं जमीन से जुड़ी हुई जमीन की बात करती, इसलिए मैंने सोचा जमीन पे बैठ के जमीन की बात करना अच्छा होगा। एक प्रसंग आता है रामायण में कि राजा जनक के बारे में कहा जाता है कि राजा जनक कार्य से तो राजस्वी वेशभूषा में रहते थे, राजा का कार्य करते थे, लेकिन उनका मन जो था वो योगी की तरह था, वो योगी व्यक्ति की तरह थे। वही स्थिति मेरे मनोदशा का आज के समय में है। पिछले 3-4 दिनों से मैं तो हूँ अपने गांव में, पैतृक गांव में। मैं राज्यसभा और लोकसभा के सदनों से बाहर हूँ, लेकिन ये जो मेरी अंतरात्मा है, ये लोकसभा और राज्यसभा के दीवारों के आसपास भटक रही है। और ये बार बार ये मेरी अंतरात्मा मुझसे प्रश्न कर रहा है कि क्या ये जो लोकसभा और राज्यसभा में आए दिन घटना घटित हुआ, क्या ये सत्य है, क्या ये सही है, क्या ये होना चाहिए। राज्यसभा की कार्रवाइयां रोक दी जाती है, राज्यसभा टीवी द्वारा उसको जो घटनाएं घटित होती है उसको कट कर दिया जाता है। इतनी मतलब बुरी स्थिति हो जा रही है, क्यों हो रही है। किसी भी जो भी घटनाएं हुई है मैं उसका निंदा करता हूँ, कोई भी पार्टी द्वारा किया गया हो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी घटनाएं होने से पहले वो घटना क्यों घटित हुआ, मिनसरिया क्या था, इसके बारे में चर्चा करना और विचार करना एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, लोकतंत्र में जीने वाले व्यक्ति होने के नाते इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। ध्वनि मत द्वारा जो बिल पारित किया गया राज्यसभा में, माननीय प्रधानमंत्री आजकल ट्विटर पे प्रधानमंत्री का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं और ट्वीट पे कहते हैं कि किसान हमारे पक्ष में है। हमारे कहने का मतलब है साहब कि अगर किसान आपके साथ है तो ये ऐसा तो बिल नहीं था कि पाकिस्तान और चीन से युद्ध लगी है और कांग्रेस, एनसीपी और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात को कहती है कि नहीं मोदी जी आप युद्ध न कीजिए, युद्ध हम लोग नहीं होने देंगे, आप जमीन को ले लेने दीजिए चीन और पाकिस्तान को। ऐसा कोई बिल नहीं था। ये बिल किसानों के हित से जुड़ा हुआ बिल था। इस बिल पे चर्चा होनी चाहिए। हम एक कानून के छात्र होने के नाते मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है कि जिस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस समय एक एक आर्टिकल पे, एक एक अनुसूचियां, एक एक अनुच्छेद, एक एक धारा, उपधारा पे कई कई दिन बहस हो जाते थे। सॉरी, हिंदी भाषा को लेकर कितने दिन, 3-4 दिन लगभग सदन में चर्चा हुआ। इसके बारे में आपको जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन नहीं, दोपहर में बिल आता है और शाम तक अगर वो बिल सदन में पारित नहीं होता है तो आप कहते हैं कि सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अरे भैया, बिल पे चर्चा होनी चाहिए। 543 लोकसभा में मेंबर हैं, अगर हर एक व्यक्ति को 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का भी समय दिया जाए
तो लगता है मुझे कि पूरा दिन निकल जाएगा। क्या दिक्कत है आपको बिल पे चर्चा करने पे, लेकिन नहीं, आपने नहीं किया। और जहां तक गोदी मीडिया द्वारा बताया जा रहा है बार बार कि लोकसभा में रूल बुक फाड़ दिया गया, अरे भाई साहब, जहां रूल ही नहीं है वहां रूल बुक की क्या आवश्यकता है? कौन सी रूल बुक, किस रूल बुक की बात होती है? ऐसी कौन सी आपातकाल आ गई थी देश में कि ध्वनि मत द्वारा बिल को पारित किया गया? आपके सहयोगी पार्टी अकाली दल आपका साथ छोड़ दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और तब भी आप इस बात को बोलते हैं कि किसान हमारे मत में हैं। अरे भैया, बूढ़े बूढ़े किसानों पे, 70 साल के बूढ़े किसानों पे लाठियां चलाई जा रही है। हरियाणा और पंजाब और देश के तमाम किसानों की स्थितियां ये हैं कि उनकी आवाजों को दबाई जा रही है, और आप बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है। हजूर, ये जीएसटी नहीं है, ये नोटबंदी नहीं है, ये किसानों की हक की बात है। साहब, जो बिरयानी खाने के लिए आप पाकिस्तान जाते हैं ना, उस बिरयानी के लिए पहले धान उगाया जाता है, धान उगाने के बाद उसे चावल बनता है। बिरयानी नहीं मिलेगा साहब आपको, इसलिए किसानों पे अत्याचार बंद कीजिए। और जहां तक बिल की बात है, तो 3 अध्यादेश लाया गया है। तीनों अध्यादेश पे अगर 1-1 मिनट का मैं चर्चा करूं, सरल भाषा में चर्चा करूं, इसलिए कि हमारे वीडियो हमारे समाज के, गांव के, देहात के रहने वाले लोग देखते हैं, तो आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो आप ऐसा ही बात को समझिए। जिस प्रकार यूरिया की बोरा रैक लगता है पश्चिमी चंपारण बेतिया में, और वहां से बड़े बड़े माफिया उठा के अपने घरों में रख लेते हैं, और जब धान रेड़ना, आप लोग समझते हैं, धान गोलियाना समझते हैं, भोजपुरी का भाषा है। एक प्रक्रिया होता है, जिस प्रकार किसी भी पेड़ में फल लगने के पहले उसमें मोजर लगता है, मोजर के बाद छोटे छोटे फल लगते हैं, फल लगने के बाद वो फल बड़ा होता है। वैसा ही रेड़ना और गोलियाना ये धान का एक प्रकार है, एक तरीका है। उस समय खाद की आवश्यकता होता है। जिस प्रकार बच्चे को माँ बन के चलना छोड़ के जब पैर पे खड़ा होना होता है, तो उसके पैर में तेल की मालिश की जरूरत होता है, उसे विटामिन के लिए दूध की जरूरत होता है। और उस समय जब उस बच्चे की आप दूध को बंद कर दीजिएगा तो बच्चा चल नहीं पाएगा ठीक ढंग से। उसी प्रकार धान की स्थिति है। जब धान गोलियाता और रेड़ता है, उस समय अगर आप उसमें यूरिया नहीं देते हैं सॉरी, तो उस स्थिति में वो धान खराब हो जाता है। वही स्थिति है। जिस प्रकार यूरिया की रैक लगा के उसे चुरा के रख लिया जाता है और काले बाजारी के रूप में बेचा जाता है, उसी प्रकार ये सरकार कर रही है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी धान रख ले। अगर धान ही क्यों रखे भैया, गेहूं ही क्यों रखे, मक्का ही क्यों रखे? आप ऐसा अध्यादेश लाइए जो पुराने कानून है, जिसमें कहा गया है कि आपको ज्यादा संपत्ति नहीं रखनी है। संपत्ति का अधिकार को जो भारत के संविधान का अनुच्छेद, भारत के संविधान के भाग 3 से जो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, उस संपत्ति के अधिकार को पुनः लाइए। धान गेहूं ही क्यों? बोलिए अडानी अंबानी साहब को कि देश के साले जितने भी सारे गहने हैं और सोने हैं, जितनी चीजें, सबको रख ले अपने यहाँ। पहला बिल का ये बात है कि जो जितना चाहे उतना स्टॉक रख सकता है, जो कि गलत बात है। गरीब माइग्रेंट जो लेबर है, जिन्हें मोदी सरकार ने रोडों पे मारा है लॉकडाउन में, उस माइग्रेंट लेबर को सर अनाज नहीं मिल पाएगा। 5 रुपये के चावल उसे 25 रुपये में खरीदना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आप कहीं का सामान कहीं बेच सकते हैं। वाह सर वाह, मतलब कि धान बिहार का, धान चंपारण का, और खरीदेंगे मुंबई में अडानी जी, अंबानी जी। गजब। तीसरी बात, धनिया जो हम खेत में उगाते हैं, धनिया दुकान में बेच देते हैं, उसको मसाला पीस के अडानी जी पॉलिथीन में पैक करके मुहर लगा देते हैं और कहते हैं कि 100 ग्राम देंगे 25 रुपया में, और आप मेरा जो धनिया है वो खरीद लिए 5 रुपया में। मतलब स्पष्ट है, सीधी सी बात है कि हम अपने सामान का मूल्य खुद नहीं लगा सकते हैं। कल हमारी बात हो रही थी कुछ लोगों से, जब बिहार में मंडी सिस्टम चलता था पुराने लोगों के समय में, उनमें से कुछ तमाम दादा के जो उम्र के लोग हैं, उन लोग से बात हुई। उन लोगों ने बोला कि मंडी में ये चीज़ें थी कि 10 आदमी रहता था, 15 आदमी रहता था, भाव लगता था, सामान का भाव मतलब मूल्य लगता था, और जो मुझे मूल्य अच्छा लगता था उस मूल्य पे मैं बेचता था। आज स्थिति यह है कि बिहार में मंडी खत्म करने से क्या है कि साव जो है, साव पुराना शब्द है जिसे बनिया बोला जाता है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो खरीदार होता है वो दरवाजे पे आता है और कहता है कि नहीं सर,
हम आपका धान 1100 रुपया क्विंटल लेंगे अब्दुल का, आपको बेचना है तो बेचिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब समस्या इस बात की है कि मंडी तो मेरे यहाँ है नहीं कि हम लेके जाएंगे, और बच्चा का फीस भरना है स्कूल का, नहीं तो बेटी की शादी करनी है, नहीं तो माँ का दवा लाना है। इस स्थिति में 1100 के बदले हम 900 में बेच देते हैं। इसलिए कि मिनिमम जो प्राइस है उसको फिक्स नहीं किया है बिहार सरकार ने। बिहार के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण यही है, जिसका फायदा अडानी, अंबानी और तमाम बाहर के लोग उठाते हैं। हमारे यहाँ के माइग्रेंट्स लेबर जाके वहाँ काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, जिसे लूटा जाता है। इसलिए 3 चीजें जो है, आप मिनिमम प्राइस फिक्स कीजिए ना भैया। और आप जो बोल रहे हैं कि मंडी रहेगा, ठीक है मंडी रहेगा, बात वही है सर कि BSNL तो है ही, लेकिन जियो भी रहेगा। स्थिति क्या है देश में, BSNL के सारी दुनिया जानती है। इसलिए BSNL, GST, नोटबंदी की स्थिति आप न कीजिए किसानों के साथ। लेकिन सर जब किसानों की बद्दुआ लगेगी ना, तो हम लोग सिर्फ धान नहीं काटते हैं, हम लोग कमल का फूल भी जड़ से काटते हैं और कमल का फूल भी उगाना जानते हैं। इसलिए कृपया आवाज सुनिए किसानों का, किसानों की आवाज न दबाइए, बूढ़े बुजुर्गों लोगों को लाठी से न मारिए। सर आप बार बार अपने माता श्री के पास फोटो खिंचवाने जाते हैं। मैं नमन करता हूँ, मैं इस देश की नहीं विश्व की सभी नारियों को मैं नमन करता हूँ, सभी माँ को प्रणाम करता हूँ। लेकिन सर याद रखिए, आपके माता को अगर कोई भी कष्ट होगा तो आपको कितना पीड़ा होगा। वैसा ही जब 70 साल के किसान पे आप जब लाठियां बरसाते हैं और उसका जवान बेटा जब बगल से देखता है तो उसे पीड़ा होता है कि काश इससे अच्छा अंग्रेजों के जमाने में रहा था। मुझे भगत सिंह बार बार याद आ रहे हैं 3-4 दिन से। उन्होंने बोला था कि अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज यहाँ रह जाएंगे। साम्राज्यवाद की जो उन्होंने बात कही थी, समानता की जो बात कही थी, वो सारी बातें सच हो रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आप लोग जैसे महान लोगों के ऊपर छोड़ के चले गए जो आज बर्बाद कर रहे हैं। सदन की स्थिति वही है और जमीन की स्थिति वही है। इसलिए श्रीमान निवेदन है कि सदन में बैठ के सांसदों को निलंबित करवा के बिल पास न कराइए और किसानों पे लाठियां चलवा के उसके धान को न लूटिए, उसके गेहूं को न लूटिए। राम राज्य की बात करने वाले बीजेपी सरकार और इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से जो बीजेपी की समर्थन करती है, मैं कहना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभागिनः की परिभाषा हम लोग देते हैं। सनातन पद्धति से ये भारत चलता है और यहाँ पे मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, लेबर परेशान है, नौकरी करने वाले लोग परेशान है, बेटियां परेशान है, सब लोग परेशान है। तो फिर किस बात की सुखी और शांति की बात करते हैं? हम सारे संसार की सुख और शांति की बात करते हैं और मेरा खुद घर, मेरा खुद देश, मेरा खुद का राज्य सही नहीं है, तो फिर मैं क्या किसी दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आप सभी को पुनः प्रणाम।